वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 में उन सब के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू कंगारू रैट लिव इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। किस तरीके से कंगारू रैट जो है वाटर की एब्सेंस में अमेरिका के डेजर्ट में सर्वाइव करता है। इसका आंसर है द कंगारू रैट in the North American desert is capable to meeting all its water requirement through its internal oxidation of fat। उसको वाटर किससे मिलता है? उसकी बॉडी में जितने भी फैट प्रेजेंट होते हैं, जो भी फैट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स वो ब्रेक डाउन होते हैं। वेयर वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट, जो जब ऑक्सीडेशन होता है फैट का कंगारू रैट की बॉडी में, तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन का जब फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो क्या रिलीज करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं। इट ऑल्सो कैन कंसनट्रेट इट यूरिन टू अ मिनिमल वॉल्यूम। अब जब यूरिन सिक्रीशन होता है, वाटर तो वैसे भी वाटर की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होती नहीं उनकी बॉडी में, तो उनका यूरिन क्या होता है, वो मोर कंसनट्रेटेड होता है। कंगारू रैट को वाटर कहाँ से मिलता है? कंगारू रैट को वाटर मिलता है जब उनकी बॉडी के अंदर जो फैट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। जब फैट के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जिससे वो जो है बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन भी सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कैलाट्रोपिस प्लांट नॉट वॉच्ड बाय अ हर्बीवोर्स। क्यों कोई भी हर्बीवोर्स जो हैं वो कैलाट्रोपिस के प्लांट पे फीड नहीं करते, क्यों उनको अटैक नहीं करते, क्यों उनको ईट करने की कोशिश नहीं करते? इसलिए नहीं उसके ऊपर फीड करते क्योंकि कैलाट्रोपिस जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये अल्फा ग्लाइकोसाइडेस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? अल्फा ग्लाइकोसाइडेस प्रोड्यूस करता है। अगर कोई भी हर्बीवोर्स कैलाट्रोपिस के ऊपर फीड करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, तब क्या होगा, वो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वो डैमेज जाएगा, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज जाएगा और उनकी बॉडी में प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी। इसी वजह से कभी भी कोई भी हर्बीवोर्स जो हैं वो कैलाट्रोपिस प्लांट पे फीड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के नाम बताने। बायोडाइवर्सिटी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक, दूसरा होता है स्पीसीज, तीसरा इकोलॉजिकल। ये 3 कैसे होते हैं? बायोडाइवर्सिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? इट इज द स्टोरेज ऑफ मटेरियल एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर आइदर बाय द साइमल्टेनियस डिहाइड्रेशन एट द लो टेम्परेचर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मटेरियल को लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है। क्या किया जाता है? स्टोरेज की जाती है मटेरियल की एट द अल्ट्रा लो टेम्परेचर। जैसे कि स्पर्म का स्टोरेज हो गया, ओवम का स्टोरेज हो गया, इन सबको क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद फर्दर आगे जाके यूज किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रपोज्ड द रिबर्ट पोपर हाइपोथेसिस। एक्सप्लेन। किसने रिबर्ट पोपर हाइपोथेसिस दिया था और साथ साथ में वो थ्योरी क्या थी उसे एक्सप्लेन करना है। पाउल एलरिच ने दिया था। किसने दिया था? पाउल एलरिच ने जो है रिबर्ट पोपर हाइपोथेसिस दिया था। इन्होंने इससे क्या बताया था, इन्होंने जो है एक एरोप्लेन का मतलब एयरप्लेन का एग्जाम्पल देके समझाया था। इन्होंने कहा कि सपोज करते हैं कि हम एयरप्लेन को इकोसिस्टम ले लेते हैं। क्या करते हैं? एयरप्लेन को इकोसिस्टम मान लेते हैं। उसके बाद ऑल पार्ट आर ज्वाइन टुगेदर ज्वाइनिंग थ्रू 1000 ऑफ द रिबेट। मीन्स जो है एयरप्लेन जो होता है वो उसकी जो रिबेट होती है, उसके जो टुकड़े होते हैं बहुत सारे 1000 ऑफ पार्ट से वो मिल के छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ था। तो जो रिबेट था उसको स्पीसीज मान लिया था और एयरप्लेन को इकोसिस्टम। मीन्स इस इकोसिस्टम में बहुत सारी छोटी छोटी स्पीसीज सर्वाइव करती। जिस तरीके से एयरप्लेन में रिबिट प्रेजेंट होता है, मीन्स छोटे छोटे पार्ट से वो एक पूरा एयरप्लेन बना हुआ होता है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट टू पॉपिंग अ रिबिट एंड द टेक आउट द होम। मीन्स उन्होंने कहा कि जो भी पैसेंजर उस एयरप्लेन पे सर्वाइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, अगर वो उस एयरप्लेन का एक एक पार्ट अपने घर लेके चले जाएंगे तो वो पूरा एयरप्लेन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। मीन्स उसका एक भी पार्ट नहीं बचेगा।
उस तरीके से एक एक स्पीसीज जो ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से स्पीसीज डैमेज होती जा रही, एक समय ऐसा आएगा कि इस इकोसिस्टम पे एक भी स्पीसीज नहीं बचेंगी। तो रिबिट प्रॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? पाउल एनरिच ने दिया था। इन्होंने इस हाइपोथेसिस से यही एक्सप्लेन किया था कि इकोसिस्टम जिस तरीके से हमारा इकोसिस्टम समय समय पे डैमेज होते जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि एक भी स्पीसीज इस इकोसिस्टम पे नहीं बचेंगी। और किसका एग्जांपल लेके समझाया था? एयरप्लेन का एग्जांपल लेके समझाया था। एयरप्लेन को उन्होंने स्पीसीज मान लिया था और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको उन्होंने जो क्या, ये एयरप्लेन को इकोसिस्टम दिया, उसके जो छोटे छोटे रिबिट पार्ट होते हैं उसको स्पीसीज मान लिया था। अगर एक एक पैसेंजर, एक एक पार्ट मीन्स एक एक रिबिट को अपने घर लेके जाएंगे तो पूरा एयरप्लेन क्या होगा? डैमेज होएगा। इस तरीके से इकोसिस्टम में अगर एक एक स्पीसीज डैमेज होती जा रही ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि इस इकोसिस्टम पे एक भी स्पीसीज नहीं बचेंगी, कॉजिंग स्पीसीज टू बिकम एक्सटेंट, और सारी स्पीसीज क्या होंगी? खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिटेल द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या बताना है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताना है कि क्या होता है और किसने दिया था डिटेल में। अलेक्जेंडर वॉन हम्बरबोल्ट ने जो है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि स्पीसीज reason to a species richness is increased with the increase to exposure area but only up to a limit। इन्होंने ये बताया था कि अगर स्पीसीज की एरिया को इंक्रीज करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, बट एक लिमिटेड टाइम तक। जैसे स्पीसीज सर्वाइव कर रही हैं, अगर हम इनकी एरिया को बढ़ाएंगे तो स्पीसीज भी क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। कोई जैसे एरिया दे दिया, पर्टिकुलर एरिया, इतना एरिया दे दिया, बोल दिया इसी में स्पीसीज को सर्वाइव करना है, तो ज़्यादा थोड़ी स्पीसीज सर्वाइव कर पाएंगी। बट अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। बट स्पीसीज के नंबर्स तो इंक्रीज होंगे, बट एक लिमिटेड टाइम तक ही स्पीसीज के नंबर्स इंक्रीज होंगे। इन्होंने एक ग्राफ भी दिया था, जैसे इसमें स्पीसीज के नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे एरिया भी इंक्रीज की जा रही। तो जब एरिया बढ़ेगी स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, बट एक लिमिटेड टाइम तक ही स्पीसीज के नंबर्स इंक्रीज होंगे। इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। s क्या है? स्पीसीज रिचनेस को बताता है, और z क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन की स्लोप को बताता है, और a क्या बताता है? a जो है एरिया के बारे में बताता है। ये ग्राफ जो था ये किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बरबोल्ट ने दिया था। इन्होंने यही बताया था कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे? उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाने के इसके 100% चांसेस भी हैं। आंसर क्या है इसका? इट इज अ फिनोमिना in which an species whose distribution is restricted to a small geographical area due to presence of competitively superior species expand its distributional range when the competing species experimentally removed। मीन्स इसमें यही बताया गया ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स स्पीसीज को मना कर दिया जाता है, इंटर नहीं करने दिया जाता है टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज। मीन्स जहाँ पे सुपीरियर स्पीसीज है वहाँ पे इंफीरियर स्पीसीज को ऐसे समझते, या ऐसे हम समझते कि जहाँ पे लार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है वहाँ पे स्मॉल स्पीसीज को इंटर नहीं करने दिया जाता है। अगर वहाँ पे स्मॉल स्पीसीज इंटर करेंगी तो जो लार्ज स्पीसीज है वो उनके ऊपर क्या करेंगी? फीड करेंगी, उनको खा लेंगी। इससे क्या होगा? स्मॉल स्पीसीज तो उनसे अटैक तो कर नहीं पाएंगे, लड़ तो पाएंगे नहीं, तो स्पीसीज के नंबर्स क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो जो लार्ज स्पीसीज है मीन जो सुपीरियर स्पीसीज है, जब उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है तब जो है वहाँ पे स्मॉल स्पीसीज को इंटर करने दिया जाता है। बट जब तक वहाँ पे लार्ज स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे स्मॉल स्पीसीज को इंटर नहीं करने दिया जाता है। इसी पूरे फिनोमिना को कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। यहाँ पे भी वही चीज लिखा गया है, एक ऐसा फिनोमिना होता है विच एन स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, मतलब
वहाँ पे इंटर नहीं करने दिया जाता स्पीसीज को। क्यों नहीं इंटर करने दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पे कंपेटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज, वहाँ पे सुपीरियर स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे इंफीरियर स्पीसीज आई तो सुपीरियर स्पीसीज उस इंफीरियर स्पीसीज पे अटैक करेंगी और उनको खाने की मीन्स उनको किल करने की पूरी तरीके से कोशिश भी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज अदर देन कॉम्पिटिटिव स्पीसीज, जब वहाँ से स्पीसीज को रिमूव कर दिया जाए तब वहाँ पे अगर स्पीसीज को हम लाएंगे तब ना तो कोई कंपटीशन होगा, कुछ भी नहीं होगा और स्पीसीज वहाँ पे प्रॉपरली सर्वाइव कर सकती हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? व्हाट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? इट स्टेट दैट two closely related species competing for the same resources cannot exist together as a competitively inferior one while we are eliminated, but this is true only when the resources are limiting and not otherwise. इनका ये कहना था, जैसे बोला जाता है कि कंपटीशन होगा, कंपटीशन हमेशा नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि कंपटीशन हमेशा हो, दो स्पीसीज हमेशा रिसोर्स के लिए कंपीट करें। कंपटीशन तभी पॉसिबल है जब रिसोर्स या तो होंगे नहीं या तो बहुत कम होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, और दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं उनको जब वही सेम रिसोर्स चाहिए तभी कंपटीशन होगा, नहीं तो हमेशा पॉसिबल ही नहीं है। कंपटीशन होने के चांसेस ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। तो इस गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यही कहना था कि कंपटीशन तभी होगा दो स्पीसीज के बीच में जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, मींस कम होंगे, या रिसोर्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तभी दो स्पीसीज एक दूसरे से कंपीट करेंगी उस रिसोर्स के लिए। बट अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है, मींस रिसोर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तब कभी भी दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन नहीं होगा। सपोज इस एग्जाम्पल में अगर जो है जू प्लैंकटन है, उसको खाने वाले जू प्लैंकटन्स के नंबर बहुत कम है, उसको खाने वाले फ्लैमिंगो भी है और फिशेस भी हैं, तब क्या होगा? उस जू प्लैंकटन के नंबर क्या है? लिमिटेड है, खाने वाली दो स्पीसीज हैं, तब कंपटीशन होगा। बट अगर उस रिवर के अंदर जू प्लैंकटन, नंबर्स ऑफ जू प्लैंकटन प्रेजेंट है, तब कभी भी फ्लैमिंगो और फिशेस के बीच में कंपटीशन नहीं होगा उस जू प्लैंकटन के लिए। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यही कहना था कि दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जो है रिसोर्स के लिए तभी कंपीट करेंगी जब रिसोर्स के नंबर्स कम होंगे या रिसोर्स प्रेजेंट ही नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज मीन्स ऑलवेज पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा कंपटीशन हो। कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज में होता है, या तो रिसोर्स ना प्रेजेंट हो या रिसोर्स लिमिटेड होंगे तभी कंपटीशन होगा, नहीं तो कंपटीशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइग्रेशन? व्हाई डू एनिमल्स शो माइग्रेशन? क्यों एनिमल्स जो है माइग्रेशन क्या होता है और एनिमल्स जो है इस फिनोमिना को क्यों शो करते हैं? माइग्रेशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करना, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। जब हमें प्रॉपर सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती है, प्रॉपर सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तब स्पीसीज क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन। अब स्पीसीज या एनिमल्स इस फिनोमिना को क्यों शो करते हैं? जब उनको जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं उनको वहाँ पे प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती है, मींस प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलती है सर्वाइव करने के लिए, तब स्पीसीज क्या होती हैं? माइग्रेट करके कहीं और रहने चली जाती हैं। जैसे समर की कंडीशन में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, समर सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाती, तब वो क्या होंगी? ऐसी जगह पे चली जाएंगी जहाँ पे कोल्डर क्लाइमेट होगा, मीन्स वहाँ इन्वायरमेंट जो होगा बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे वो प्रॉपरली सर्वाइव कर सकती हैं और अपनी बॉडी के सारे फिनोमिना को शो कर सकती है। इसी वजह से स्पीसीज माइग्रेट करती है। माइग्रेट क्यों करती हैं? क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती, तो वो माइग्रेट करके कहीं और चली जाती, उसे कहते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसीरियस सेल। के बीच में 3 डिफरेंस लिखना है। नॉर्मल सेल दे डिवाइड इन द कंट्रोल्ड मैनर। जो नॉर्मल सेल होता है वो अपने कंट्रोल मैनर पे, मीन्स जब उसको डिवाइड करना होता है तभी वो डिवीजन शो करता है, एक्स्ट्रा पैटर्न में कोई भी डिवीजन शो नहीं करता। बट कैंसीरियस सेल जो होता है ये अनकंट्रोल्ड डिवाइड करता है, मीन्स
इसके कंट्रोल्स के डिवीजन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज सेल इनहेबिट इनहाइबिशन, और इसका जो सेल होता है एग्जिबिट इनहाइबिशन शो करता है, बट सेल डू नॉट डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इनहाइबिशन, और कैंसिलियर सेल कॉन्टैक्ट इनहाइबिशन कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, बट नॉर्मल सेल जो होती है इस प्रॉपर्टी को शो करती है। नेक्स्ट इज नॉर्मल सेल डिफरेंट लाइफ स्पैन, इसका एक प्रॉपर लाइफ स्पैन होता है, बट कैंसिलियर सेल का कोई भी लाइफ स्पैन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जिसका यूज किया जाता है कैंसिलियर सेल के ट्रीटमेंट में। किसका यूज किया था? अल्फा इंटरफेरॉन का। किसका यूज किया था? अल्फा इंटरफेरॉन का। क्या करने के लिए? ट्यूमर की सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के नाम लिखने। एक क्या हो गया? थाइमस, और दूसरा हो गया बोन मैरो। ये दोनों कैसे होते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। हमने इस पूरे लेक्चर में क्लास 12 के जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सबके चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।